वेलकम बैक टू कार्तिक क्लासेस। तो आज हम जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर था हमारा, उसके कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं जो कि 25 पॉइंट्स हैं। उसमें जैसे कि जैव प्रक्रम, पोषण, स्वपोषी, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषण, अमीबा में पोषण, मानव में पोषण, ऐसे ही ये 25 पॉइंट्स हैं। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अब आता है नंबर 1, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? सजीव जीवित रहने के लिए कुछ जैव प्रक्रिया या प्रणाली करते हैं जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो वह कौन कौन सी होती है, वे प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है? तो नंबर 1, सजीव भोजन करते हैं, सजीव शोषण करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव जनन करते हैं। अब आता है नंबर 2, पोषण। तो हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से मिलती है। यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोप्स। नंबर 2, विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रोप्स। तो स्वपोषी वह है जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। अब आता है विषमपोषी। यह अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब आता है प्रकाश संश्लेषण और इसकी समीकरण। तो यह वे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मुक्त होती है। यह उस ऊर्जा को अपने काम में लाकर अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। अब आता है इसकी समीकरण। तो 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O यानी कि जल। तो पौधे को कार्बन जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसके बाद यह अपना भोजन बनाएगा। उसके बाद ये बनेगी 6CH12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब आता है जीव में पोषण 5 पदों में होता है। तो वे 5 पद, नंबर 1, अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन। नंबर 2, पाचन यानी कि डाइजेशन। नंबर 3, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। नंबर 4, स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। नंबर 5, बहिक्षेपण यानी कि इजेशन। तो अमीबा में पोषण 5 पदों में होता है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण। अमीबा जब किसी खाद्य पदार्थ के संपर्क में आता है तब वह अपने कूटपाद खोलकर उसे चारों ओर से घेर लेता है तथा एक कपनुमा संरचना बना लेता है। यह कला के भीतर खाद्य रिक्तिका बना लेता है। अमीबा के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि कोशिका भक्षण या अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब आता है पाचन। अब यह खाद्य रिक्तिका के अंदर उपस्थित खाद्य पदार्थ का पाचन करता है, इसलिए यह अंतरकोशिका पाचन कहलाता है। क्योंकि अमीबा एक अंतरकोशिकीय जीव है तो यह अंतरकोशिकीय पाचन ही कहलाएगा। अब आता है अवशोषण। पाचन से निर्मित उत्पाद कोशाद्रव में अवशोषित होकर संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। अब आता है स्वांगीकरण। अब अवशोषित पदार्थ अमीबा की कोशिका में होने वाली अनेक क्रियाओं में प्रयोग होता है, जैसे उसे वृद्धि देगा, वृद्धि में सहायता करेगा और उसे एनर्जी देगा जिससे वह कार्य कर सके। अब आता है बहिक्षेपण। अब अमीबा की कोशिका में खाद्य रिक्तिका से भोजन के अवशोषण के बाद भी कुछ अवशेष शेष रह जाते हैं, जिसके फलस्वरूप खाद्य रिक्तिका में अवशेषिकाएं कार्य में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आता है मानव में पोषण। जब हम कोई भोजन खाते हैं तो हम उसे मुंह के अंदर लेते हैं, जहां लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस, जिसे हम लार या सलाइवा कहते हैं, वह भोजन के साथ अच्छे से मिल जाता है, जिससे हमारा भोजन आसानी से पच जाए। फिर यह एलिमेंट्री कैनाल या ओनोल्ड के द्वारा मुंह से लेकर गुदा तक फैली एक लंबी नली जुड़ी रहती है। जिस भोजन को हम खाते हैं वह एक जटिल संरचना यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड होता है। अब यदि इसका अवशोषण आहार नाल के द्वारा करना हो तो इसे छोटे छोटे अणु में तोड़ा जाता है। तोड़ने का यह काम एंजाइम या किण्वक करते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे हम लार एंजाइम या सलाइवा एंजाइम कहते हैं। यह जटिल अणु को ग्लूकोज में तोड़ता है। जब
अब मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका के द्वारा जाता है। अमाशय एक अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय में पाचन कार्य अमाशय की भित्ति वॉल में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा पूरा होता है। इसमें HCl, पेप्सिन, श्लेष्मा इसका पाचन करते हैं। तो अमाशय गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर का होता है। जब हम गुब्बारे में हवा भरेंगे तो वह फूलेगा। ऐसे ही जब हम अमाशय में भोजन को भेजेंगे, भोजन खाएंगे, तो अमाशय भी ऐसे ही भोजन के आने पर फैल जाएगा। अब आता है श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन, यानी कि गैस या एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान की वह प्रक्रिया जिसमें पचे हुए भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है श्वसन कहलाता है। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 वायवीय श्वसन यानी कि एयरोबिक रेस्पायरेशन, नंबर 2 अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो जो सबसे पहले आता है वायवीय श्वसन की है O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तथा इसमें ग्लूकोज टूटकर CO2, H2O तथा ऊर्जा प्रदान करता है। अब आता है अवायवीय श्वसन। यह O2 की उपस्थिति में कोशाध्र में होता है। इसमें ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल में बनता है या टूटता है। मानव में श्वसन तंत्र। मानव में नासाद्वार से वायु शरीर के अंदर जाती है। नासाद्वार में उपस्थित छोटे छोटे बाल जिनसे छनकर वायु से धूल और अशुद्धियां अलग हो जाती है। यहाँ से वायु कंठ के द्वारा फेफड़ों में जाती है। आगे यह मार्ग छोटी छोटी नलिका में परिवर्तित हो जाते हैं। उपस्थित वल्य मार्ग में नलिका अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है जिसे हम कूपिका या एल्वोली कहते हैं। अब आता है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल कितने प्रकार की होती है? तो यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 धमनियां यानी कि आर्टरीज, नंबर 2 शिराएं यानी कि वेन, नंबर 3 कोशिकाएं यानी कि कैपिलरी। तो जो धमनियां होती है यह हृदय से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है और जो शिराएं होती है ये अनेक अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्धिकरण के लिए यानी कि वापस से शुद्ध होने के लिए हृदय में भेज देती है या पहुंचा देती है। अब आता है कोशिकाएं। धमनी छोटी छोटी वाहिनियों में विभक्त या विभाजित हो जाती है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। रुधिर वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है, जाइलम, फाइलम और स्टोमेटा का क्या कार्य होता है? तो जाइलम वह होता है जो पौधे के शरीर में जल पहुंचाने का कार्य करता है। वो पौधा जल कहाँ से लेगा? पौधा जल अपनी जड़ों से लेगा। फाइलम वह होता है जो पौधे को भोजन हर एक अंग में पहुंचाने का कार्य करता है। स्टोमेटा वह होता है जो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। वह गैसों का आदान प्रदान करते हैं जिससे पौधा CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। अब आता है मानव में परिवहन कि मानव शरीर रक्त, भोजन और अन्य पदार्थ का वहन करता है। इसमें रुधिर वाहिनी, वाहिकाएं, रुधिर आदि मानव परिवहन करते हैं। अब आता है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रिएशन। उत्सर्जन हमारे शरीर में जीवन चलाने के लिए कुछ उपापचयी क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है जिन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। तो वे अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिक एसिड, नंबर 3 यूरिया। अब आता है मानव में उत्सर्जन अंग कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 तो मानव में उत्सर्जन अंग नंबर 1 एक जोड़ा वृक्क, नंबर 2 एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, नंबर 4 एक मूत्र मार्ग। अब वृक्क किडनी उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित रहती है। यह दाएं में भी होती है और दूसरी बाएं में होती है कि वह वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। यहाँ पर मूत्र तब तक इकट्ठा रहता है जब तक हम उसे बाहर न निकाल दें। वृक्क की एक इकाई होती है, जैसे
हमारी एक इकाई होती है जिसे हम सेल बोलते हैं, ऐसे ही वृक्क की एक इकाई होती है जिसे हम कूपिका कहते हैं।